हम इस सिलसिले को आगे कंटिन्यू करते हैं। कैंट के हिसाब से एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म दोनों हजरात फेल हो गए थे वो टू एक्सप्लेन नॉलेज। कैंट के हिसाब से ये इसलिए हुआ क्योंकि बोथ ऑफ देम वेर बेस्ड ऑन ए कॉमन एजम्पशन। दोनों का बेसिक प्रिंसिपल सेम है। क्या? किस रिगार्डिंग? द स्टेटस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है दोनों के हिसाब से थिंग्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज दे एग्जिस्ट आउटसाइड द माइंड और द माइंड अप्रोचेस देम इन ऑर्डर टू नो देम। तो इस असम्पशन पे कैसे नॉलेज एक्सप्लेन होती थी इससे पहले? अगर ऑब्जेक्ट्स एक्सटर्नल टू माइंड है देन वी कैन नो देम ओनली बाय हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ देम एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस अलोन द ट्रूथ इज वी कैन नेवर बी सर्टेन अबाउट ऑब्जेक्ट्स एज अ होल। क्यों? क्योंकि हम तब सिर्फ पर्टिकुलर्स के बारे में बात कर सकते हैं। वी कैन से अबाउट देम सच एंड सच इज द केस। तो एक पर्टिकुलर केस में कहने का अब ये हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते आगे। वी कैन नेवर टॉक अबाउट ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड वी कैन नेवर टॉक अबाउट मस्ट बी केसेस that neither can we talk about categories as a whole nor about necessities। और ये हमने एम्पिरिसिज्म में देखा है उसके कंक्लूजन में। इन अदर वर्ड्स अगर ऑब्जेक्ट्स ह्यूमन माइंड से बाहर हैं तो ह्यूमन माइंड हैज टू अप्रोच देम टू नो देम। तो और अगर ऐसा है तो नेसेसिटी और यूनिवर्सल नॉलेज पॉसिबल नहीं है। ये फेलियर रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म का देखकर इसको सॉल्व करना it would take a bold step in philosophy. We'll have to do something which is never been done before। ये चीज इस सिचुएशन को कैंट खुद कहते हैं कि it was like Copernican revolution, that's what is required in philosophy। कॉपरनिकस आपको पता ही होगा उनके टाइम पे एस्ट्रोनॉमी अपने स्टेलमेट पे पहुंच गई थी। टॉलमिक वर्ल्ड व्यू अर्थ को सेंटर रख के सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा था और यही हमेशा से यही फ़लसफ़ा एस्ट्रोनॉमी का चले आ रहा था सालों से, सदियों से। कोपरनिकस ने पूरा इसको हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। He placed sun at the center and this was a complete reversal in the standpoint। और तब से एस्ट्रोनॉमी बहुत आगे बढ़ गई। उसी की वजह से बढ़ी इज अ डिफरेंट क्वेश्चन बट वी नो कि एस्ट्रोनॉमी बहुत आगे निकल गई। ऐसा ही सिमिलर रिवर्सल कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज नीडेड इन फिलॉसफी कैंट के हिसाब से। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कांट है बट आई एम यूज्ड टू सेइंग कैंट। तो कांट ने ये कैसे किया? ही स्टेटेड कि इंस्टेड ऑफ माइंड अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट्स we have to assume the other way around। The objects must approach the mind to be known at all। तो रीजन का काम इज नॉट एज ए प्यूपल। स्टूडेंट नहीं है ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट्स बताएंगे कि हम क्या है, बट इट्स वर्क इज दैट ऑफ ए जज। हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये हमारी जो अक्ल है ये कंडीशंस बताएगी कि ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे परखेंगे। ऑब्जेक्ट्स हमको नहीं बताएंगे कि हमें कैसे परखना है। एंड जब तक ऑब्जेक्ट्स कंफर्म ना करें उन कंडीशंस के साथ जो हम एस्टेब्लिश करेंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज हैं ही नहीं। वी गेट टू डिसाइड हाउ वी व्यू ऑब्जेक्ट्स। और लेटर ऑन इन लेटर एनालिसिस हमको दिखेगा जब कैंट में हम आगे चले जाएंगे कि ये जो ये प्री कंडीशंस हमने फाइनली एस्टेब्लिश की वो कौन सी है।
2 forms of sensibility, space and time, and 12 categories of understanding, substance, causality, etc. हम आगे देखेंगे. यहाँ पे हमारे लिए it suffices to say कि no, it's not the object that tells me how you have to see me. I tell the object how I will see you. ये कोपरनिकन रेवोल्यूशन था इमैनुअल कैंट का, कि पूरा ही पर्सपेक्टिव ही बदल दिया चीज़ों का. इसको समझने के लिए यू कैन थिंक ऑफ ए टेबल, परफोरेटेड टेबल, जिसमें देयर आर अ नंबर ऑफ होल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. इस सरफेस पे, इसके टेबल के फेस पे बहुत सारे होल्स हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े. एंड देयर आर मेनी पेबल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस, एंड ये दे आर रोलिंग डाउन ऑन द सरफेस. ठीक है, इन होल्स में से ओनली सर्टन काइंड ऑफ पेबल्स विल बी कॉट अप, ओनली सर्टन वुड पास. इमैनुअल कांट कहते हैं कि इन द सेम वे माइंड लेज डाउन द कंडीशंस फॉर द ऑब्जेक्ट्स टू बी नोन. और जो ऑब्जेक्ट्स उसमें फिट होंगे ओनली दे कैन बी नोन. जो उसमें फिट नहीं होंगे दे कैन नेवर बी नोन. इस कोपरनिकन रेवोल्यूशन से ही जो रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ ऑब्जेक्ट है, कांट का मानना था सिर्फ हम इससे एक्सप्लेन कर पाएंगे द ट्रू स्टेटस ऑफ नॉलेज. क्योंकि जो कंडीशंस माइंड लगाता है ऑब्जेक्ट्स पे, ये कॉमन प्रॉपर्टी है पूरी इंसानियत की. ये किसी एक माइंड में नहीं है, इट्स कॉमन टू ऑल माइंड्स. और इस वजह से सारे माइंड्स ऑब्जेक्ट्स को वैसे ही देखेंगे जैसे कोई एक माइंड उसको देखता है. ये एक्सप्लेन करेगा उस यूनिफॉर्मिटी और यूनिवर्सैलिटी को जिसको एम्पिरिसिज्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया था. लेकिन बट वी नो इन आवर लाइव्स कि ऐसा है, यूनिफॉर्मिटी है, यूनिवर्सैलिटी है. इसके अलावा ये जो कंडीशंस हैं, these conditions are not the conditions under which the mind knows objects, but are those conditions under which the mind as mind must know them. कहने का मतलब माइंड के पास कोई चॉइस नहीं है इसमें. इट कैन नॉट चूज टू लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. माइंड हैज टू लुक एट थिंग्स थ्रू इट्स ओन नेटिव कॉन्स्टिट्यूशन. वो खुद कैसा है उसी में से हर एक चीज गुजर के हमको पता चलेगी. इस वजह से कांट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये साबित करना या ये दिखाना कि कुछ एप्रियोरी कंडीशंस हैं ऑब्जेक्ट्स को जानने के लिए. विदाउट एक्सपीरियंस, वो दे एग्जिस्ट बिफोर एक्सपीरियंस. बहुत सारे क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये कोई कोपरनिकन रेवोल्यूशन नहीं था. इट वाज जस्ट he did not create a new system. He really tried to re-establish the old way of thinking. He was actually a rationalist. That's what he was. But हमें, as we continue with this discussion, we will find that it's a fact that Immanuel Kant, he sought to show that mind makes nature or is the lawgiver to all objects. And thus, instead of showing the unimportance of the earth and its dwellers, that's man, Kant has actually sought to enhance the worth of man. It is you who get to decide. लेकिन ये फ्रेज इस्तेमाल करके कोपरनिकन रेवोल्यूशन की, इमैनुअल कांट, he is not dethroning man. He is simply emphasizing कि हमको revolutionize करना पड़ेगा अपनी thinking को. We'll have to look at things in a different way. He does not want to destroy all that has been said आज तक. And जब हम वो फलसफा को आगे पढ़ेंगे, we would realize कि he is not actually destroying whatever is there आज तक. He is actually building on it. Kant एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करते हैं. जो भी दोनों में रिलायबल था, जो भी दोनों में वैल्यूएबल था,
उनको इमैनुअल कांट ने ही केप्ट द। इनका कहना था, एंड यू वुड रिमेंबर इट फ्रॉम अनदर फिलोसफर एज वेल, इनका कहना था बोथ एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलिज्म, दे आर राइट इन व्हाट दे अफर्म बट दे आर रॉन्ग इन व्हाट दे डिनाई। ये हमने इससे पहले भी एक जगह देखा है। क्या अफर्म और डिनाई करते हैं ये? एम्पिरिसिज्म ये अफर्म करती है कि नॉलेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एक्सपीरियंस। रैशनलिज्म अफर्म करता है नॉलेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इनेट और a priori आइडियाज। एम्पिरिसिज्म तब तक सही है जब तक ये कहती है कि propositions of facts they can be derived only from experience. Kant says they are right जब तक वो ये बात कह रहे होते हैं। कार्ट कहते हैं बट रैशनलिज्म इज ऑल्सो राइट जब तक वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि नॉलेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ a priori एलिमेंट्स ऑल्सो। कैंट आगे कहते हैं एम्पिरिसिज्म इज रॉन्ग जब वो डिनाई करता है a priori एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस को। कांट आगे कहते हैं कि रैशनलिज्म गलत हो जाता है जब वो डिनाई करता है कि सेंस एक्सपीरियंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉलेज। कांट के हिसाब से द प्रॉपर व्यू इज, एंड आई कोट Kant himself, knowledge begins with experience but does not necessarily originate from it. Necessarily यहाँ पे कीवर्ड है, because it obviously if it begins from it, it originates from it, but not necessarily. So there are other sources of knowledge as well. End quote. So as soon as sense experience ये अपना impression register करता है mind में, mind activate हो जाता है, it's stirred into its own activity. एंड इट्स नॉट पैसिव इन दिस एक्ट। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो भी इसको एक्सपीरियंस देगा ये उसी के साथ वर्क करेगा। नो, इट्स नॉट पैसिव इन ऑल ऑफ इट, इट कंट्रीब्यूट्स टू इट। ये कंट्रीब्यूट करता है। इसका ऑर्डरिंग इज नॉट विदाउट सम काइंड ऑफ, उसमें पैटर्न नहीं है, वो रैंडम नहीं है। जैसे एम्पिरिसिज्म ने कहा था कि ऑल ऑफ दोज थिंग्स दे आर लाइक टोटली रैंडम, नॉट हिम। Kant says no, it's not like that. इसका mind contributes certain things to it. क्या है ये contributions? ये जो ordering activity of discrete ideas है, discrete impressions है, ये क्या है? ये Kant के a priori elements है। But through this discussion we would understand what he means by these terms. And for Immanuel Kant, knowledge proper then would not be impressions. It would be a joint venture of senses and understanding. Now, sense and understanding are technical terms for Immanuel Kant. He is not using it in general English way. And also, through the course of this session, we will understand what he means by these words. लेकिन हमको ये भी पता चलता है जब ये सेंस और अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल हो गई इल्म पे, हमको ये भी पता चलता है कि माइंड इज नॉट सेटिस्फाइड इतना काम करके ही। साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द फिनोमेना यू गैदर्ड, ये अक्ल यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये उससे आगे निकलना चाहती है, ये सुप्रा सेंसिबल को भी जानना चाहती है। Immanuel Kant says this is where things go wrong because this is not possible. अक्ल के पास वो औजार ही नहीं है कि वो सुप्रा सेंसिबल को जान सके। Apart from sense and understanding, therefore there is something called reason, जो यूजलेसली कोशिश करती है और इल्म हासिल करने की, फर्दर न्यू नॉलेज को कॉन्स्टिट्यूट करने की। एक तो इम्प्रेशंस थे, अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, अभी तीसरी चीज भी कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, रीजन। However, the ideas of reason are not constitutive. They are just regulative principles of knowledge. ये कोई नया इल्म नहीं बना सकते हैं।
तो इसलिए इमैनुअल कांट के हिसाब से नॉलेज बिगिंस विद सेंस, प्रोसीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, एंड्स इन रीजन। ये सेंटेंस हम बाय द एंड ऑफ दिस सेशन अच्छे से समझ पाएंगे, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम एक चीज़ को एक्सप्लेन करें, बट थ्रू द एंड इस डिस्कशन में ये चीज़ें रिपीट होती जाएंगी एंड दे वुड देमसेल्व्स एक्सप्लेन देयर मीनिंग्स। कोई भी फैक्चुअल प्रोपोजिशन जो होती है, कोई भी फैक्चुअल प्रोपोजिशन कांट के हिसाब से इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। कांट कहते हैं ये कोई दिस इज ऑब्वियस, तो एम्पिरिसिस्ट्स आर नॉट रॉन्ग व्हेन दे से दिस। हाउएवर कांट इससे आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कुछ एप्रियोरी या यूनिवर्सल या नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं जो एम्पिरिकल नॉलेज में भी क्रूशल है। तो इमैनुअल कांट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ एप्रियोरी तब भी होता है। अगर आप लाइबनीज में हमने इसको देखा था, मैंने आई टोल्ड यू कि हियर इज अ हिंट ऑफ इमैनुअल कांट एंड लेबनीज। उन्होंने क्या कहा था, व्हेन ही क्रिटिसाइज्ड लॉग, ही आस्क्ड लॉग दिस क्वेश्चन कि वो क्या एक्सेप्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के सारा एक्सपीरियंस से ही आता है, देयर इज टेबुलर रासा नथिंग इन द माइंड व्हिच वाज नॉट देयर इन द एक्सपीरियंस फर्स्ट। So he said, but you would still have to accept the capability of an inner capability of having these senses. That's a thoda sa tiny hint. And then from the biography of Immanuel Kant, we know it that he was with uh, Leibniz all the time. तो कांट के हिसाब से कोई भी एपिस्टेमोलॉजी उसको किस चीज़ को स्टडी करना है, इन एप्रियोरी एलिमेंट्स को जो फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज में रोल अदा करते हैं, और ये एलिमेंट्स नेसेसरीली इंडिपेंडेंट होंगे फ्रॉम एनी एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर। इतना ही नहीं, दे आर द प्री कंडीशंस ऑफ एनी कॉग्निटिव एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर। दे कैन नॉट इवन बी अवॉइडेड। अक्ल कुछ नहीं कर सकती उसमें, उसके पास खुद चॉइस नहीं है, वो हर चीज़ को देखेगी ही एप्रियोरी एलिमेंट्स से। जब तक ये एप्रियोरी एलिमेंट्स नहीं होंगे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो सकता है। आप देख रहे होंगे ही इज मैरिंग रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, सेइंग हो ही नहीं सकता, इल्म ही नहीं पॉसिबल कि जब तक कुछ अप्रियोरी एलिमेंट्स नहीं होंगे। सो Kant is not so much concerned with any specific objects of knowledge. He is concerned with universal or these a priori ways of knowing any object. So here we try to understand what is his theory about how knowledge begins. कांट रिकॉन्साइल करते हैं ये दो रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म की फलसफे को बाय डूइंग टू थिंग्स, डिफाइनिंग नॉलेज, एंड ही कॉल्स नॉलेज इट इज सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट। वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगर आज मौका मिला, अदरवाइज मंडे। एंड सेकेंड, बाय शोइंग हाउ नॉलेज इज फॉर्म्ड। Technically, any book would discuss synthetic a priori judgment first. Our book also does the same. But in our discussion, we will take formation of knowledge first. I don't know why I did that, but I kind of found कि वो ज़्यादा easier way है। कांट के हिसाब से knowledge begins in experience, but does not necessarily originate from it. As soon as sense experience registers its impressions on the mind, तो माइंड एक्टिव हो जाता है और अब ये कंट्रीब्यूट करेगा बाय ऑर्डरिंग ऑल दीज डिस्क्रीट इम्प्रेशंस। ये जो ये ऑर्डरिंग एक्टिविटी है ये अप्रियोरी एलिमेंट्स करते हैं, एंड नॉलेज प्रॉपर इज द जॉइंट वेंचर ऑफ सेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जैसे आई सेड अर्लियर कि माइंड यहीं पे रुकता नहीं है, वो उससे आगे निकलने की कोशिश करता है, फेनोमेना से नॉमिना की दुनिया में भी चला जाता है। इट ट्राइज टू नो दिस सुपर सेंसिबल, जो कांट के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। सो वी एंडेड दैट डिस्कशन विद व्हाट्स दैट नॉलेज बिगिंस इन द सेंस, प्रोसीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, एंड्स इन रीजन। कांट कहते हैं कि knowledge necessarily contains two elements: matters from experience and matters from reason.
कांट के हिसाब से एक्विजिशन ऑफ नॉलेज 3 लेवल्स पे काम करता है। पहले द लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी। इस लेवल पे आप सिंपल किसी चीज को देखे, उसके इंप्रेशंस या सेंसेशंस आए बाय वे ऑफ एम्पिरिसिज्म, जो कहता है बाय वे ऑफ एक्सपीरियंस। ये सेंसेशंस अनरिलेटेड है। वो गुलाब का एग्जांपल जो हम बार बार देखते आ रहे हैं, यू हैव अ सेंस ऑफ स्मेल, यू हैव अ सेंस ऑफ टच, यू हैव अ सेंस ऑफ टेस्ट, you have a sense of smell, all of these things. These sensations are discrete, जैसे empiricism आपको कह भी रहा था, there is no rose actually, there are these bundles of perceptions. कांट कहते हैं हाँ, सही बात है, ये अनरिलेटेड सेंसेशंस है, अनऑर्गेनाइज्ड है, डिस्क्रीट है, ये इंग्रेडिएंट्स है नॉलेज की, बट ये नॉलेज नहीं है। एम्पिरिसिज्म क्या कह रही थी कि यही नॉलेज है, कांट क्या कह रहे हैं ना, ये इंग्रेडिएंट्स है। Sensibility receives these matters of knowledge through two a priori forms. दो चीजें नेसेसरली होंगी जब आपने ये हासिल की है स्मेल, दो चीजें नेसेसरली हुई ही होंगी। आपने इसको किसी वक्त हासिल किया और किसी जगह पे हासिल किया। It is never possible that you did it without these two things. So any experience we have is spaced and timed. अब ये स्पेस और टाइम एप्रियोरी कॉन्सेप्ट्स है, ये यूनिवर्सल है। कहने का मतलब यू कैन नेवर हैव एन एक्सपीरियंस विच वाज नॉट इन सम स्पेस एंड नॉट इन सम टाइम। अगर आप थोड़ा सा मेंटल जिम्नास्टिक्स आगे बढ़ाएं और आप देखेंगे कि इन्होंने सॉल्व कर दिया यूनिवर्सैलिटी के मसले को। ये डिस्क्रीट डेटा के मोल्ड्स हैं जिसमें से डिस्क्रीट डेटा को गुजरना नेसेसरी है आप तक पहुंचने के लिए। सो ऑल द स्मेल, ऑल द feeling of touch, all the color of the rose, it came into your mind passing through the a priori concepts of space and time. ये दो गेटवेज हैं, ये आंखों के सामने का एक चश्मा है। इस चश्मे के मतलब everything that your eye see passes through this चश्मा. If your चश्मा is colored, everything would pass through whatever that color has the effect on it. तो ऐसे ही है, ये इनहेरेंट है हर माइंड में, ये खुद में रियलिटीज नहीं है, इनकी कोई खुद रियलिटी नहीं है। यू कैन नॉट फाइंड स्पेस एनीवेयर, यू कैन नॉट फाइंड टाइम एनीवेयर, इनकी रियलिटीज आइडियल है। दे आर वेज टू परस्यू ऑब्जेक्ट्स। व्हेन यू से यू आर परसीविंग एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इट मीन्स इज दैट देयर इज सर्टेन सेंस डेटा विच इज पासिंग थ्रू स्पेस एंड टाइम। तो सेंसिबिलिटीज के लेवल पे दो एलिमेंट्स हमको मिलते हैं कि एक तो डिस्क्रीट डेटा जो हैफेजर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, और एप्रियोरी फॉर्म्स स्पेस और टाइम के। एंड एवरी डिस्क्रीट डेटा इज एक्सपीरियंस इज रिसीव्ड थ्रू स्पेस एंड टाइम। लेकिन ये जितने भी अभी भी परसेप्ट्स हैं, द थिंग्स दैट यू आर परसीविंग, दीज सेंसेशंस विच आर स्पेस्ड एंड टाइम नाउ, अभी भी ये फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनाइज नहीं हुए, अभी भी ये फुल फ्लेज्ड रिलेट नहीं हुए, अभी भी ये प्रॉपर नॉलेज नहीं बने। दे आर स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरिलेटेड। कांट का यहाँ पे आ जाता है जीनियस। ही सेज कि अभी भी ये इल्म नहीं है, इल्म जजमेंट है, नॉलेज इज जजमेंट, एंड जजमेंट वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट रिलेटिंग और ऑर्गेनाइजिंग वेरियस परसेप्ट्स और अरेंजिंग देम अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंसेप्ट्स। और ये सेकेंड लेवल पे होता है, एंड दैट लेवल इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अलबत्ता बिगिनिंग ऑफ नॉलेज तो हो चुकी है। बिगिनिंग ऑफ नॉलेज जो उन्होंने स्टेटमेंट कहा था, नॉलेज बिगिन्स विद एक्सपीरियंस बट डज नॉट नेसेसरली ओरिजिनेट फ्रॉम इट। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि एट द लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी नॉलेज हैज बिगन, येट यू कैन सी इवन एट द फर्स्ट लेवल, ये सेंसिबिलिटी वाले लेवल पे भी रीजन और एक्सपीरियंस दोनों ने इक्वल रोल अदा किया। फिर आते हैं हम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। अब यहाँ पे जजमेंट होगी। जो भी परसेप्ट फॉर्म हुआ था पिछले लेवल पे, अब उस पे जजमेंट पास होगी।
और ये जजमेंट भी कैसे पास होगी? नॉट थ्रू एक्सपीरियंस। ये भी ए प्रायोरी कॉन्सेप्ट्स उस पे अप्लाई करेंगे। A priori concepts को whatever percept is presented to it, it will now pass a judgment on it. We would understand judgment not in today's session, in future sessions, but what suffices for today उतना हम बात कर लेंगे। ये जो concepts है ये भी इनबिल्ट है हमारे रीजन में। और जब भी हम किसी चीज़ को जज करने की कोशिश करते हैं उसमें भी ये नेसेसरी है। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये हमारे माइंड का फैब्रिक है। ये हमारे माइंड का ढांचा ही ऐसे ही है। यू जस्ट कैन नॉट अवॉइड इट। और ये कंसेप्ट्स कितने हैं? जितनी कैटेगरीज ऑफ जजमेंट पॉसिबल है। इफ यू रिमेंबर, जैसे 7 कैटेगरीज ऑफ जजमेंट जैन फिलॉसफी ने कहा था। दो दिस इज नॉट दैट, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट कि बात क्या हो रही है। कि अगर इतनी ही पॉसिबल जजमेंट्स है तो इतनी ही पॉसिबल कैटेगरीज है। कांट इनको लिस्ट आउट करते हैं 12 जजमेंट्स। तो इस वजह से 12 कैटेगरीज होंगी। हम इन कैटेगरीज को देखेंगे बट नॉट टुडे। आज हम उतना नहीं कर पाएंगे। और ये जो कैटेगरीज हैं ये कांट आर्ग्यू करते ये एक्सपीरियंस से नहीं है, क्योंकि इनके अंदर भी यूनिवर्सैलिटी और नेसेसिटी है। ये भी यूनिवर्सल है, सभी इंसानों में है। तो ये भी ए प्रायोरी फॉर्म्स है। एंड थ्रू दीज कैटेगरीज जो अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरिलेटेड परसेप्ट्स थे ये ऑर्गेनाइज होते हैं एंड वी रीच टू नॉलेज प्रॉपर। इस कंटेक्स्ट में कांट कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग मेक्स द नेचर। तो जजमेंट फाइनली आपने देखा अराइव्ड एट बाय द वर्क ऑफ बोथ एक्सपीरियंस एंड रैशनलिज्म, दोनों चीज़ों का एक रिकंसिलेशन, एक सिंथेसिस हुआ एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म का। एक्सपीरियंस भी नेसेसरी था और ए प्रायोरी एलिमेंट्स भी नेसेसरी थे। सो नॉलेज इज obtained विद combined रोल ऑफ sensations एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर इससे कंक्लूजन ये निकलता है, इफ द मटेरियल ऑफ नॉलेज आर नॉट अवेलेबल, इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट देयर, तो अंडरस्टैंडिंग किस चीज को ऑर्गेनाइज करेगी? किसी चीज को नहीं, कुछ है ही नहीं। नथिंग इज प्रेजेंटेड टू इट। हाउ कैन नॉलेज बी फॉर्म्ड? सो देयर कैन बी नो नॉलेज इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर कोई ए प्रायोरी कंसेप्ट्स नहीं होंगे तब discrete sensations, they cannot be organized, they cannot be related, and the conclusion would be no judgment can be formed, and knowledge is judgment. That means if there are no a priori elements, no knowledge is possible. And there comes the famous Kant statement: percepts without concepts are blind, concepts without percepts are empty. फिर आता है लेवल ऑफ रीजन। लेवल ऑफ रीजन एक्सप्लेन करने में कांट का मकसद है आपको लिमिट्स ऑफ नॉलेज बताना। कांट ने जो ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन किया, यू कैन सी इट इज कन्फाइंड टू द वर्ल्ड ऑफ फेनोमेना, जो चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहां पे भी द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स। नॉलेज ऑफ थिंग्स इन देमसेल्व्स इज नॉट पॉसिबल। आपको हासिल क्या हुआ? आपको हासिल हुए सर्टेन इंप्रेशंस। उस पे आपके माइंड ने वर्क करके आपको चीज बता दी, लेकिन वो चीज खुद में क्या है उसकी और आपके इल्म की कोरिलेशन आप अभी भी हासिल नहीं कर सकते। इस वजह से यू कैन नेवर नो द थिंग इन इटसेल्फ, यू कैन नेवर नो द नॉमिना। इल्म के लिए पहले एक्सपीरियंसेस दे पास थ्रू स्पेस एंड टाइम, देन दे वर ऑर्गेनाइज्ड एंड एसिमुलेटेड बाय 12 a priori forms. इस प्रोसेस में no object can remain in its true form. It has to undergo modifications of the space and time and the modifications of these 12 a priori forms. पहली मॉडिफिकेशन स्पेस टाइम बेस, दूसरी मॉडिफिकेशन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। Hence, whenever we see anything, we do not see the thing in itself. We see the thing as we saw it. Noumena is unknown, noumena is unknowable, because we cannot have not spaced, not timed experience.
But the problem is our mind cannot accept it. It cannot limit itself to phenomena. It seeks to know transcendental realities. ये यहाँ पे रुकता मानता नहीं है. ये ट्रांसेंडेंटल रियलिटीज जो बियॉन्ड एक्सपीरियंस है उनको भी हासिल करना चाहता है. And that is where it trespasses its limits. And whatever it gets beyond those limits, Kant says that is not knowledge. That is pseudo knowledge. और इस pseudo knowledge के लिए प्रॉपर टर्म जो कांट यूज करते हैं दैट इज ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन. और यहाँ से ही because Kant tries to explain the transcendental, he calls his philosophy transcendental. Kant के खुद के words में, and I quote, I entitle transcendental all knowledge which is occupied not so much with objects as with the mode of our knowledge of objects, insofar as this mode of knowledge is to be possible a priori. तो एक क्विक रिकैप अगर हम इस बात का करें जो हमने अभी की, there are three modes in which the mind proceeds for ordering any empirical knowledge. पहले ये क्या करेगा? Discrete sensations have to be organized into space and time, and now what you get are percepts. These percepts have to be organized further within 12 categories of understanding. We would be talking about this, but not today. ये कौन सी कैटेगरी है? फॉर एग्जाम्पल सबस्टांस इज अ कैटेगरी. सो यहाँ से आपको जजमेंट्स मिलेंगी. परसेप्ट्स एंड कंसेप्ट जो दोनों मिलके दे यील्ड व्हाट इज कॉल्ड नॉलेज. लेकिन अक्ल यहाँ पे रुकती नहीं है. परसेप्ट्स एंड कंसेप्ट्स के आगे भी प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस वो अभी भी कोशिश करता है करने की. वो एप्रियोरी कंसेप्ट्स पे फर्दर एप्लीकेशन लगाता है और चीज़ों का. इनको वो आइडिया ऑफ रीज़न कहते हैं ऐसी तीन चीज़ें हैं: द वर्ल्ड, द सोल, गॉड. ये तीन चीज़ें. हावेवर ये तीन इल्म भी रेगुलेटिव हैं बस, और इनका भी नॉलेज हम हासिल नहीं कर सकते. इनके बारे में भी हम बात करेंगे, बट उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं. ये जो कंक्लूजन है कांट का रिगार्डिंग सुपर सेंसिबल एंड मेटाफिजिकल एंटिटीज, इसके लिए प्रॉपर टर्म वुड बी एग्नोस्टिक. दिस इज कैंट्स एग्नोस्टिसिज्म. एग्नोस्टिसिज्म फलसफे में है कि human beings do not have the faculty or do not have the tools to understand certain realities. That's called agnosticism with respect to that reality. We know that they are, but we do not know what they are, or we cannot know what they are. We cannot be sure that they are. ये सारी चीज़ें, but we can equally not be sure that they are not. So this is in nutshell agnosticism. Kant maintains that things in themselves, they will always remain unknown to us and unknowable. Unknown मसला नहीं था, unknowable ज़्यादा बड़ा मसला है. क्या हमारे पास है ही नहीं फैकल्टी कि इस दुनिया में हम मुदाखलत करें. और ये डॉक्ट्रिन जो अननोएबल है, ये उनकी ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी से डायरेक्टली फॉलो करता है. ट्रांसेंडेंटल फलसफे के अकॉर्डिंग only objects are known which lend themselves to human forms. जो ह्यूमन फॉर्म्स है नोइंग के 12 कैटेगरीज और स्पेस एंड टाइम, जो इसमें फिट हो सकता है उस टेबल के, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, टेबल विद दोज होल्स, only those things that can fit into those holes they will pass, nothing else will pass. तो हम वो इल्म रख ही नहीं सकते. और इसमें भी objects of knowledge, they would get transfigured, they would get transformed because they are passing through these sieves. So we can only know objects as they appear to us, colored, disfigured, transformed by our a priori concepts. We would never know what the objects were in themselves. Hence, according to Kant, knowledge is of the phenomena only.
Phenomena or things in themselves, they always remain unknown and unknowable. आगे जाकर कांट इसको नॉमिना को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं. इसके बारे में वो आगे कहेंगे कि दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज, दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ. क्या किया इन्होंने? इन्होंने पूरे एथिस्ट दुनिया में थोड़ा सा एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म को धकेला और थोड़ी सी स्पेस फेथ के लिए खड़ी कर दी. And after all, he was himself a very religious man. So he demolished or clipped थोड़े wings of knowledge and made some room for faith itself. कांट के 3 मेजर वर्क्स हैं. They are all known critiques. Critique of pure reason, critique of practical reason, critique of judgment. Lot many people have told me that these are tough reads. I tried to take a particular reading, I don't remember which one was it, that's like 5-7 years back, and I also found it very difficult to understand. I don't know, was it lack of understanding of the basics back then? So, but since then I haven't attempted a reading again. But these are 3 books. इन तीनों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन तीनों में their title starts with this word critique. इस वजह से कैंट के पूरे फलसफे को भी क्रिटिसिज्म का फलसफा कहा जाता है. लेकिन क्रिटिसिज्म जो मॉडर्न लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, इट्स नॉट यूज्ड इन दैट वे हियर. वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आर दे कॉल्ड दिस एंड व्हाट ही मीन्स बाय इट. इसके लिए you would have to understand the opposite of critique, opposite of criticism. Kant calls opposite of criticism is he calls that dogmatism. ये dogmatism क्या हजरत है? कांट के हिसाब से dogmatism एक presumption होती है that it is possible to make progress with pure knowledge from concepts alone. That is dogmatism. अभी देखिए empiricism और rationalist philosophers को he'll call them dogmatic. So dogmatism for Kant is the presumption that it is possible to make progress with pure knowledge from concepts alone, without at first having investigated in what way and by what right reason has come into possession of these concepts. डॉगमेटिज्म है कंसेप्ट से आगे बढ़ना, लेकिन ये कंसेप्ट आए कहाँ से, इस पे सवाल ना पूछना. डॉगमेटिज्म इसका मतलब ये हुआ कि एक अनक्रिटिकल प्रोसीजर है फलसफे में जिसमें क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन पावर ऑफ नोइंग इटसेल्फ इज नॉट डन विदाउट प्रीवियस क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन पावर्स. कि इसमें जज ही नहीं किया जा रहा कि जो ये सारी बहस कर रहा है उसकी खुद की औकात क्या है. ये पूछ ही नहीं रहा कोई सवाल कि तुम कह रहे हो कि आई वांट टू नो इट, कैन यू नो इट? सो कांट कॉल्स दैट डॉगमेटिज्म. तो इस वजह से एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म बोथ आर डॉगमेटिक सिस्टम्स. अब इनका क्या है ऐसा जो डॉगमेटिकली बिलीव करते हैं? कांट कहते हैं empiricists dogmatically maintain that experience exclusively constituted knowledge. और इस वजह से they fell into the skepticism of Hume. और rationalist वो भी dogmatic है. They hold that inner ideas alone constituted knowledge. And they become architects of many a world of thought without any corresponding reality. ख्याली पुलाव बहुत खाते हैं वो. They build castles in air. कांट के हिसाब से डॉगमेटिस्ट दे नेवर सेट अ लिमिट टू नॉलेज. डॉगमेटिस्ट नेवर सेट्स अ लिमिट टू नॉलेज एंड ए स्केप्टिक नेवर सेट्स अ लिमिट टू इग्नोरेंस. बोथ आर डॉगमेटिक. तो ये जो वन साइडेड और एग्जैजरेटेड क्लेम्स है डॉगमेटिक फिलोसफर्स की, दैट इज व्हाई दे अर्न नथिंग बट रिडिक्यूल फ्रॉम एवरीवेयर.
तो कांट कहते हैं बिफोर वी ट्रस्ट आवर सेल्स prudence demands that we subject our organ of knowledge to strict possible scrutiny. उनके खुद के वर्ड्स में it is the call of reason to undertake anew the most difficult of all tasks, namely that of self-knowledge, and to institute a tribunal which will assure to reason its lawful claims. कि रीजन जो बातें कर रहा है उसको ट्राइब्यूनल में खड़ा करो और फिर उस पर जजमेंट पास करेंगे. और इस वजह से ही कॉल्स ऑल हिज थ्री टेक्स्ट्स critiques of pure reason, critiques of critique of practical reason, and critique of judgment. A critique of pure reason that would be concerned with the faculty of reason in general, independent of all experience. Pure reason, कोई experience की उसमें मुदाखलत नहीं है. In other words, Kant's inquiry is transcendental, in which he seeks to lay bare the a priori elements which the mind brings to bear upon knowing any objects whatsoever. Kant ka critical philosophy, it goes beyond any dogmatic systems, insofar as it is an attempt to reach principles which are prayer. Prayer not only to particular controversy but to all controversy. He limits his discussion to these a priori concepts. The subject of such inquiry is this question: कि how much can we hope to achieve through reason when all material and assistance of experience is taken away from it? ये मकसद है कांट का एस्टैब्लिश करने का. अब ये करने में कांट ने क्या क्या एस्टैब्लिश किया इसको हम देखेंगे विद अ कंपैरिजन विद एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म, जिससे और इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. एम्पिरिसिज्म कहता था कि टैबुला रासा, माइंड एट बर्थ इज क्लीन स्लेट, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ नॉलेज जो उस पर इंस्क्राइब होते हैं वो एक्सपीरियंस उस पर लिखता है. दस नॉलेज बिगिंस विद एंड एंड्स विद एक्सपीरियंस. रैशनलिज्म क्या कहता था सेम चीज़ पे? Mind is active and mind is creative. Mind creates knowledge. As soon as we begin to reflect, we become conscious of certain innate ideas. Knowledge is constituted exclusively of these innate ideas. वो empiricism, ये rationalism. कांट का ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या कहता है कि knowledge begins with experience, but experience it stirs mind to become creative. Hence, in knowledge, sense experience is at once molded and transformed by the a priori elements contributed by mind. दूसरी बात, एम्पेरिसिज्म सेंस को ओवर एस्टिमेट करता है, रीजन को अंडर एस्टिमेट करता है. लॉक के हिसाब से इंटेलेक्ट कैन फंक्शन ओनली आफ्टर सिंपल आइडियाज हैव बीन सप्लाइड टू इट. सिमिलरली ह्यूम के हिसाब से intellect cannot create one single simple idea of sense. The place of intellect in all of these philosophies is at the most secondary. Rationalists, उनके लिए real knowledge consists in clear and distinct ideas, जो सिर्फ और सिर्फ reason दे सकता है. Sense experience can neither constitute knowledge nor can it ever confirm or disconfirm propositions that are given by reason. So, रैशनलिज्म उसके ऑपोजिट में क्या कहता है कि सेंस प्रोवाइड्स ओनली ये सेंस एक्सपीरियंस कैन नाइदर कॉन्स्टिट्यूट नॉलेज नॉर कैन इट एवर कंफर्म और डिसकंफर्म जो भी प्रपोजिशन रीजन ने दी है. कांट कहते हैं प्रॉपर नॉलेज ये जॉइंट प्रोडक्ट है दो का, ऑफ सेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. मटेरियल सप्लाई करता है सेंस और वो ऑर्डर और सिंथेसाइज होता है बाय इनटू ए कॉग्निटिव स्टेट बाय व्हाट? बाय सर्टेन ए प्रायोरी एलिमेंट्स जो माइंड उसको देता है. दैट्स द सेकंड थिंग. थर्ड,
एम्पिरिसिज्म कहता है कि सेंस एंड अंडरस्टैंडिंग दे ओनली डिफर इन डिग्री. और ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है इन सेंसेशनलिज्म वाला फिलॉसफी, हम इसको देख चुके हैं. अकॉर्डिंग टू विच थिंकिंग इज परसीविंग और इमेजिनिंग, ये हम इससे पहले इस पर डिटेल में बात कर चुके हैं. रैशनलिज्म वो भी ज़्यादा डिस्टिंक्शन सेंसिंग और थिंकिंग में नहीं बनाता. डेकार्ट के हिसाब से, इफ़ यू रिमेंबर, क्लियर आइडियाज और क्लियर परसेप्शंस इवन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, दे हैव द सेम स्टेटस फॉर डेकार्ट. लाइबनीज ने थोड़ा सा डिस्टिंक्शन किया था इनके बीच, दो ओनली ऑफ डिग्री. कांट नहीं, वो नहीं मानते. ही मेक्स अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंसिंग एंड थिंकिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग. सेंसिंग इज पैसिव, इसमें आपका कोई रोल नहीं है. ऑब्जेक्ट आया सामने, आपने उसको देखा, आपने कुछ नहीं किया. सो सेंसिंग इज पैसिव. अंडरस्टैंडिंग इज एक्टिव, उसमें रोल है माइंड का. Sensing supplies the matter, understanding connects the discrete data into judgments. That's the third thing. The fourth, empiricism holds that the data supplied by experience are discrete, distinct, unconnected. हम जब empiricism पढ़ रहे थे, this was what we reached at. Any connection is introduced by the process of association, जो हमने वो 3 चीज़ें देखी थी, imagination, etc. As these connecting processes are considered to be purely relative or subjective, so knowledge based on them is not certain as per empirical school of thought. We can know the bunch of thoughts about the rose, but इससे ये हम बिल्कुल अखज़ नहीं कर सकते rose as a thing having all these qualities exists. Rationalism इसके बरक्स क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज़ के साथ रहता है और उनको कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल रूल्स. लेकिन innate ideas by themselves, they have no correspondence with facts of the world. Therefore, rationalism के हिसाब से knowledge purely conceptual है. कांट के हिसाब से मसला दूसरा है. कांट कहते हैं कि सही बोला जब ये कहा कि डेटा बाय इटसेल्फ इज डिस्क्रीट, but the connection introduced into them by a priori forms is same for all purposes for all persons across the world. Hence, through this connection, दो कि ये subjective है, yet it is valid for all, क्योंकि सब human knowers का constitution same है. But of course, knowledge would then be confined to phenomena alone. इससे आपको लगभग कांट का फलसफा समझ आ ही गया होगा. फलसफा प्रॉपर सुपरफिशियल लेवल पे, व्हाट डज ही वांट टू से. बट देन एनी डिस्कशन ऑन इमैनुअल कांट इज इनकम्प्लीट if it does not include a discussion on synthetic judgments a priori, a very important thing within Kant's falsafa. We are only left with 2 minutes. I was thinking that we would finish problem of synthetic judgments a priori today, but I don't think that would be possible. थोड़ा सा होगा, पूरा नहीं हो पाएगा. That would not be right. इसको एक ही बारी में करना है. हम कांट के साथ we are going to spend a lot of time with him. So that would be it for today. But I think you now have fair idea of where Kant is coming from. What we are going to discuss in the next session. उसका मैं आपको थोड़ा सा बेस बता दूं in case you yourself want to read. स्टेटमेंट्स को डिवाइड करने के दो तरीके हैं, एनालिटिक, सिंथेटिक एंड a priori एंड a posteriori. और बेसिक हम इसको डिटेल में देखेंगे. एनालिटिकल स्टेटमेंट्स, दे डोंट टेल यू न्यू थिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट. बैचलर्स आर अनमैरिड, दिस वुड बी एन एनालिटिकल स्टेटमेंट. बैचलर की डेफिनेशन में अनमैरिड ऑलरेडी है.
तो मैथमेटिक्स को एनालिटिक बोला था ह्यूम ने। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। नई कोई बात नहीं बोल रहा, 9 इज ऑलरेडी 3 इंटू 3। दैट्स एनालिटिक। सिंथेटिक इज विच एड्स समथिंग न्यू। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉल इज हैवी। हैवीनेस का जो एट्रीब्यूट है ये ऐड हुआ है इसमें, सिंथेटिक। ये बॉल के कंसेप्ट में ऑलरेडी नहीं है, सो इट्स ए सिंथेटिक स्टेटमेंट। अब कांट और ह्यूम में डिफरेंस है। कांट कॉल्स मैथमेटिक्स सिंथेटिक, तो कैंट की तरह वो उसके बारे में ही मेक्स इट पॉसिबल। देन ये एक तरीका है स्टेटमेंट्स को जज करने का, ये डिवाइड करने का, ग्रुप करने का। दूसरा तरीका है एप्रियोरी और एपोस्टीरियोरी। एप्रियोरी मीन्स विदाउट एनी एक्सपीरियंस, जो आपको पता है। एप्रियोरी स्टेटमेंट फिर से बैचलर्स आर अनमैरिड, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और इस वजह से बहुत सारे फिलोसफर्स कहते हैं ये डिस्टिंक्शन ही गलत है कैंट की। एप्रियोरी इज सेम एज एनालिटिकल, but we will try to see what Kant says. And then there is a posteriori, which is after experience. And again, you would see a posteriori and synthetic are similar. So that's why many scholars say that actually there are only two categories: analytic a priori and synthetic a posteriori. But Kant says knowledge is synthetic judgment a priori. So how does he reach that conclusion and what does he mean by it? We will inshallah try to understand that.